अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल पर। इस वक्त तक जो एदाद व शुमार हैं, कोरोना वायरस जो है उसके मरीज़ों की तादाद जो है वो तकरीबन 1,82,000 हो चुकी है। जो अमवात हुई हैं वो 3,700 के लगभग जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं। और जाहिर है कि जिस फैलाव की बात की जा रही थी उस फैलाव की जानिब ये सफ़र तो जारी है, क्योंकि ये इस वक्त के जो हालात हैं इनके बारे में ये कहा गया था कि ये पीक आनी है। और ज़ाहिर है ईद से पहले जो सूरत हाल दरपेश हुई थी, अब उसके असरात जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और वो हॉट स्पॉट्स जहाँ पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। और ये बात कही जा रही है कि उसके कुछ मिले जुले रुझान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं पर केसेस की तादाद में कमी वाक़या हुई है और कहीं पर उल्टा वो तादाद जो है वो बढ़ गई है। इसके साथ साथ एक अजीब सूरत हाल और भी दरपेश है, और वो ये कि पाकिस्तान में जो कोरोना के इलाज के लिए अगर इंजेक्शन है तो वो लाखों में पहुंच गया है, प्लाज्मा है तो वो लाखों में पहुंच गया है, इसी तरीके से दवाई है तो वो गायब हो गई है और उसकी कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। अब हालात और वाक़यात जो हैं वो बुनियादी तौर पर अगर हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो ये केसेस जो हैं ये मज़ीद बढ़ेंगे या इनमें जो इंतहा थी अब हम उस इंतहा पर पहुंच चुके हैं और ये अब कमी की तरफ जाएंगे। हमने इस सारे 3-4 महीने के अरसे में क्या सबक सीखा है कि हम मेडिकेशन के साथ साथ वो क्या चीज़ें जो हैं वो इख्तियार कर सकते हैं कि जिससे सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। क्योंकि ये बात सामने आई है कि अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो मज़बूत है तो फिर आप इसका मुकाबला जो है वो कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब, चेयरमैन ग्रीन टास्क फोर्स पाकिस्तान के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत बंगई साहब, साबिक डीन रहे पेम्स के। जमाल नासिर साहब, पहला तो मेरा आपसे सवाल यही है कि हम जो हमारी इंतहा है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं कि नहीं, अभी हमें ज़रा और असरात इसके देखने हैं मुज़मिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जहाँ तक ज़ाती राय है कि हम तकरीबन उस जगह पर पहुँच चुके हैं जिसे पीक कहा जाता है। और इसका इस तरह आप ले सकते हैं कि ठीक है स्मार्ट लॉकडाउन तो हुआ है, लेकिन जनरली जो नंबर ऑफ़ पेशेंट है ना उनकी तादाद थोड़ी सी कम होनी शुरू हुई है कुछ 6-7 दिन से। और दूसरा जो तादाद मरने वालों की अफराद की है वो भी थोड़ी सी कम हुई है। तो ये तो जो बात है मैं तो आपको आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि आप कहते थे तो मैंने उस वक्त कहा था कि 10 लाख से ज़्यादा है, जिसमें मैं अभी भी कायम हूँ। अब तो मैं कहता हूँ, अब तो मिनिस्टर कहते हैं 10 लाख, इस वक्त आपके मुल्क में अंदर शायद 20 लाख से ज़्यादा भी हों। असल में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनको आपने अभी जैसे शुरू में अपने शुरू करते हुए क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात की, तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छा है, उसकी वजूहात को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, और उस वजह से उन्हें ना कोई सिम्टम्स आए, या अगर आया भी तो हल्का सा नज़ला हुआ, हल्का सा बुखार हुआ और वो ठीक हो गए। अब मैंने एक स्टडी शुरू की जिसमें हमने ये देखा कि भाई जो अब लोग आ रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, जिनको कोई कोरोना के सिम्टम नहीं थे, उनको बुखार नहीं था, उनकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं थी, ये हम एक बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने उनमें एंटीबॉडी टेस्टिंग की। तो अभी तक मैं कोई 200 लोगों पे कर चुका हूँ, जिसमें मैंने देखा कि 33% लोग ऐसे हैं जिनको एंटीबॉडी डेवलप हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये वो लोग हैं जिनमें वायरस दाखिल हुआ, उसने कोई सिम्टम पैदा नहीं किए, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी थी कि और उसके बाद वो ठीक हो गए। अगर आप वो तादाद को ढूंढना शुरू कर दें इस मुल्क में तो आपको एक हौसला अफजा चीज़ मिलेगी। वो जो आप घबराहट का शिकार है ना कि 3,700 की जो आपने फ़िगर दी, ये आपकी फ़िगर तकरीबन अब 4 महीने में होने की जा रही है। यानी कि जिसकी तादाद में 30 रोज़ाना लोग अगर आप एवरेज निकालें तो वो कोरोना से मरे हैं। तो ये 30 की एवरेज उस वक्त कुछ भी नहीं बनती जब आप जिस मुल्क में 1000 बच्चा रोज़ डायरिया और नमूनिया से मर जाता हो। सिर्फ मैं एक बात यहाँ, तो इसलिए मेरे हिसाब में यह कि जब आप सारी कैलकुलेशनें करेंगे, जो आप बार बार 1.9% मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि हर 100 में से
कितने लोग मर रहे हैं। तो जब हम एंटीबॉडी टेस्टिंग को, जो हुकूमत ने अब शुरू की है, NIH ने भी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है कि उन्होंने रैंडम एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की है, तो पता ये चलेगा कि ये 1,80,000 नहीं बल्कि 10,80,000 हो चुके हैं और अल्लाह के फजलो करम से हमारे बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसमें डॉक्टर वजाद बंगी साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल है जिसके नतीजे में हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं दिखाई दी और वज़ीर आज़म जो हैं वो मुखालफ भी रहे लॉकडाउन के, गो कि अब ये सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है स्मार्ट लॉकडाउन का, आप समझते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है यहाँ पर उसने एक रोल अदा किया है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि इसने ज़रूर अदा किया है। मैं तो बहुत पहले से भी इसका जिक्र कर चुका हूँ अपने पुराने प्रोग्राम्स में भी, कि हमारे यहाँ नेचुरल जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वैसे भी थी, और ये जो हम इस वक्त स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं कि कितने लोग कोरोना से मुतासर हुए और कितने नहीं हुए, ये मेरा ख्याल है ये कोई रियल फिगर्स नहीं है। मैं एग्री करता हूँ जमाल नासिर साहब से कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिगर है जो हम इसको ढूंढ नहीं पाए। उसकी वजह ये थी कि काफ़ी लोगों को हुआ और वो फिर ठीक भी हो गए, बाद लोगों को हुआ और कुछ भी नहीं हुआ उनको। लेकिन मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि अगर एंटीबॉडी टेस्टिंग रेगुलरली कराई जाए और ज़रा ज़्यादा मिकदार में कराई जाए तो पता चल जाएगा कि काफ़ी लोगों में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब है कि उनको कोरोना हुआ और उनको पता भी नहीं चला। तो इसलिए ये मैं खुद भी इस वक्त तलाश में कोई मेरा एंटीबॉडी टेस्ट कर ले, जमाल नासिर साहब से कहूँगा कि मुझे कोई इंतज़ाम कर ले मेरे लिए भी, कि मैं भी देखूँ कि हो सकता है कि मुझे भी हुआ और मुझे पता ना चलो। लेकिन ये हकीकत है कि एक नेचुरल प्रोसेस भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जिसमें कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान की बढ़ जाती है। कुछ हमारी खुराक भी है जिसमें कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हर चीज़ बड़ी फ्रेश है यहाँ पाकिस्तान में। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हम इस वक्त पीक के करीब पहुँच गए हैं और मेरा अपना ये ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता प्लेटो शुरू हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस वबा से जल्द निजात पा लेंगे। अच्छा, इसमें जमाल नासिर साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर वजाद साहब भी कह रहे हैं कि हम पीक पर पहुंच गए हैं। अगर ये सूरत हाल जो है कि हमारी पीक ये है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है मिड जुलाई और जुलाई के एंड तक हम इसमें से निकल जाएंगे? देखिए जी, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात को बढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि मेरा टेस्ट होना चाहिए, बल्कि मैं तो इनका नहीं, मैं तो लोगों को ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग, जैसे आप एंकर हैं, हर वक्त लोगों के साथ उठना बैठना है, इस तरह के जितने लोग हैं जिनका पब्लिक में बहुत मिलना जुलना है, जो लोग बाज़ारों में जा रहे हैं, जो लोग दफ्तरों में जा रहे हैं, उनको एंटीबॉडी टेस्ट अब करा लेना चाहिए, क्योंकि 4 महीने से ये वायरस हमारे मुल्क में आया हुआ है और हो सकता है उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई हो। दूसरा, आप क्या पूछ रहे थे मेरे से? कि मैं ये अब आपसे पूछ रहा था कि मिड जुलाई। देखें, ये तो दुनिया बड़ा मुश्किल है, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा क्योंकि वायरस नया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि 15 जुलाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कम होना शुरू हो जाएगा। और ये कब ख़त्म होगा? ख़त्म मैं नहीं समझता कि ख़त्म होगा अब कभी भी। जैसे आप देखें, एक बार इन्फ्लुएंज़ा वायरस आया था, बल्कि मैं तो इससे और थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि इस दफ़ा जो हमारा नज़ला ज़ुकाम है, देखें अगर आपको याद हो, जब भी मौसम बदलता था तो हम में से तकरीबन हर बंदा नज़ला ज़ुकाम का शिकार होता था, 90%। कभी ये नहीं हुआ कि ये जो इस दफ़ा वायरस है नज़ला ज़ुकाम खांसी का, वो समझ लें कोरोना वायरस है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो शायद वो तो ना हो, क्योंकि जैसे इन्फ्लुएंज़ा वायरस है या दूसरे और आपके सार्स हैं, दूसरे नज़ला ज़ुकाम के वायरस हैं 4 और तरह के, तो ये ख़त्म तो कम तो हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आस्ता आस्ता, क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी बेहतर होती जाएगी, क्योंकि जब एक चीज़ आती है। डॉक्टर साहब ये भी तो देखें ना कि जो आपके बुजुर्ग हैं मुतासिर वो हो रहे हैं सर, ये और जान तो जान है, मतलब सर ये पहली बारी नहीं हो रहा। मुझे याद है 2017 में भी एक वायरस आया था, क्योंकि उस वक्त भी जितने बुज़ुर्ग थे ना, 80 साल 70 साल 65 साल, और ख़ास तौर पर जिन्हें कोई बीमारियां थी, यकीन करें बहुत बड़ी तादाद में मरी। ये मैंने स्टडी की क्योंकि मेरे अपने वालिद साहब उसमें जो है ना उसी में हुए, उनको नज़ला ज़ुकाम खांसा हुआ नमूनिया। तो फिर मैंने उस वक्त ये स्टडी की। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ये वायरस शायद अमेरिका और यूरोप में क्योंकि नहीं था तो इतनी शोर नहीं मचा।
ये वायरस हमारे मुल्क में भी हर 2-4-5 साल बाद इससे भी गंदा वायरस आता है, इससे ज़्यादा शायद लोग मरते हों, इससे ज़्यादा लोग मुब्तला होते हों, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है, कभी हमने सोचा नहीं है। क्योंकि इस दफ़ा ये हुआ क्योंकि इसने पूरे दुनिया को इन्वॉल्व किया और दुनिया इस पर फोकस हो गई, आपके मीडिया में आ गया, लोगों को आपने शऊर दे दिया। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो लोगों को पता चला कि ये भी एक चीज़ है, इसलिए आपको लग रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अदरवाइज़ जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये मेरा ख्याल है ख़त्म का लफ्ज़ में फिर भी वजाहत बंगश साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जमाल नासिर साहब भी कह रहे हैं कि कमी की तरफ जा रहा है, आप भी इस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि हम इस वक्त रेड लाइन पर खड़े हैं और इसके नताइज जो हैं, क्योंकि देखिए 100 की एवरेज तो बन रही है पिछले 10 दिनों से अमवात की। देखिए जी, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब भी कोई बीमारी आती है तो ठीक है, हमारी तरफ से टीवी की तरफ से भी काफ़ी हिदायत दी जा रही हैं, हमारे रिंग टोन में भी आ रही है कि भाई एहतियात करें, हाथ धोएं, आप मास्क पहनें। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके 95% चांसेस आपके कम हो जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि बीमारियाँ मुकम्मल तौर पे कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये रहती हैं किसी न किसी सूरत में, लेकिन वो जोर नहीं रहता जो पहले होता है इनमें। तो ऐसा ऐसा ये हर्ड इम्यूनिटी भी बननी शुरू हो जाती है जो 1-2 साल में बनती है, और वो भी ऐसा ऐसा करके फिर इम्यूनाइजेशन खुद ही कुदरतन बन जाती है इंसान के अंदर भी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा अभी लोगों को कि ये साजिश मत समझें इसको, अगर साजिश है भी तो भी एहतियात तो है, एहतियात ही इसका बहुत बड़ा इलाज है। और आप इसका इंतज़ार न करें कि वैक्सीन आएगी तो वो ठीक कर देगी, वैक्सीन इलाज नहीं है, वैक्सीन भी एक किस्म की प्रिवेंशन है, जैसा कि बाकी पोलियो की वैक्सीन हैं, बाकी निमोनिया की वैक्सीन हैं जो प्रिवेंट करती हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज जो है इस वक्त ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं हमारे, और ऐसे चीज़ें ऐड हो रही हैं जो बीमार लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों में अमवात कम भी हो रही हैं। अब मेरे जो अपने पेशेंट्स हैं जो मैं टेलीफोन पे जिनको हदायत देता हूँ और इलाज करता हूँ, खुदा के फजल करम से उनमें से किसी की डेथ नहीं हुई, सब बच गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिकवरी से भी निकल गए हैं। और बल्कि अब तो मैं उनकी मैंने कोई टेस्ट भी नहीं कराया, 2 हफ्ते के बाद अब WHO का ये आ गया है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा टेस्ट कराने की, और दे अल्हम्दुलिल्लाह ओके। अब सिर्फ बात सी होती है सिंपल सी, एक चीज़ को समझना कि ये चीज़ एक मौजूद है, इसको हमने फेस करना है, इसमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना हमने। उन्होंने अब 22 करोड़ अवाम को हुकूमत कैसे ठीक करेगी। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें एक चीज़ सुनवाइएगा डॉक्टर जमाल नासिर साहब, बड़ी मुश्किल दवाइयाँ ये जो बात कही जा रही है डेक्सामेथासोन की कि ये एक ब्रेक थ्रू है, कंसीडर कि ये एक ब्रेक थ्रू है कि ये एक गलत तासुर आ गया है और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोगों को पता नहीं है। नहीं देखें, बेसिकली तो डेक्सामेथासोन जो आपकी एक्ट्रम ये सारे इंजेक्शन आ रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ही इंजेक्शन है। होता ये है कि जब वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो जो हमारे सेल हैं वो उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसे इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं। ये केमिकल जाके सारी जो तोड़ फोड़ होती है ना आपके लंग्स में, एल्वियोलाई में, ये केमिकल कर रहा है। बेसिकली ये जो टीका इतना महंगा आप ले रहे हैं ये भी उसको रोकता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन 6 है। डेक्सामेथासोन का भी रोल यही है, ये कोई नई बात नहीं। इवन ये जो 5 टन की गोलियां आप रोजाना लेते हैं ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी कैंसर इस्तेमाल होता है, गायब हो गया जी। वो अब नहीं, बात कुछ और हो रही है, ये अभी तक प्रूव कोई नहीं है कि ये टीके या इलाज 100% है। ये ध्यान में मतलब लोगों को ये पता चलना चाहिए ना, क्योंकि वो तो मार्केट में ऐसे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि डेक्सामेथासोन तो पहले भी रूटीन में इस्तेमाल होता था, पहले भी एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी भी ये है कि इनिशियल स्टेज में इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी अगर पेशेंट सीरियस है तो वो वक्ती तौर पे फ़ायदा देगा, डेफिनेटली देगा। और लेकिन अभी अगर आप ये कहें कि 100%, इवन ये जो आप टीकों की बात कर रहे हैं एक्ट्रिम जो कि लाखों में बिक रहा, आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान कौम है ना जी, नाराज़ होएगा मेरी बात से कि हम तो ऐसी कौम है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है चीज़ें गायब करना शुरू कर देते हैं। ये तमाम के बुनियादी मकसद यही है कि इन्होंने एंटी इन्फ्लेमेशन को रोकना है। लेकिन कोई अगर कहे 100% वायरस की ट्रीटमेंट, वो तो है ही नहीं। ये तो क्या ये आप इब्तिदा में ही दे सकते हैं?
जी बेहतर यही बिल्कुल, अगर आप बेहतर इब्तिदा में देते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट। और हमारे डॉक्टर देते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एस्थमा में देते हैं, ब्रोंकाइटिस में देते हैं, आपकी जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में देते हैं, मतलब कोई 1001 बीमारियाँ जिनमें हम, और शायद एक फैक्टर ये भी सुना है, हो सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी स्टीराइड थोड़ा सा यूज़ होते रहे हैं इवन जनरल फिजिशियन के तौर पे, तो उनका भी कोई रोल हो इसको मॉर्टेलिटी को कम करने में। ये भी एक स्टडी चल रही है। डॉक्टर साहब आप एग्री करते हैं? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जितने भी एजेंट्स हैं, अब ये तो अब दवाइयों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी तो हमारी काफी खानों में है हमारी मौजूद। आप हल्दी को देख लें, इंतहाई मतलब है पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जोड़ों के दर्द में ये बड़ा हकीम काफी देते थे इसको। इसी तरह आप दालचीनी को देख लें, बाकी चीजों को देख लें। लेकिन ये जो थी एक्टेमरा जो थी, ये एक्चुअली रूमेटाइड आर्थराइटिस में दी जाती थी। अब ये मार्केट से गायब हो गई है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई और दे दें वो काम करेगी। इस पे डेक्सामेथासोन सबसे सस्ती दवाई है, अगर वो नहीं मिल रही तो प्रेडनिसोलोन दे दें। लेकिन बात ये है कि सिंपल सी बात ये होती है कि आप ये एंटी इन्फ्लेमेटरी अब पता चल रहा है कि भाई ये जो क्राइसिस बनता है जिस्म में, जब भी ये बैक्टीरिया या वायरसेस आते हैं, तो ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम IL-6 या इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं, बाकी भी हैं। ये इनको अगर आप काबू कर लें पहले से ही, तो आपकी बीमारी 90% उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देने शुरू कर रहे हैं शुरू से ही, ये मेरे बहुत पहले से मैंने ये जिक्र किया था इसका, तो उससे ये होगा कि वो जो फ़ज़ा बनती है इन्फ्लेमेशन की, जिसमें कि बैक्टीरिया और वायरसेस सर्वाइव करते हैं, वो फ़ज़ा उनसे छीन ली जाती है और उसमें फिर वो ज़िंदा नहीं रह सकते। जिस तरह कि आप पानी से मछली को निकाल दें तो मछली ने मर जाना है। तो इसीलिए ये इन्फ्लेमेशन को रिमूव करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस बीमारी में, कि पहले इन्फ्लेमेशन को टैकल करना चाहिए और बड़ी जल्दी शुरू नहीं करना चाहिए। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें जमाल नासिर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो एक सिलसिला है क्वारंटीन का और बाकी जो मसाइल हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, आप क्या समझते हैं, इससे भी कोई फ़ायदा हुआ है कि वो इलाके बंद कर दो जहाँ से ज़्यादा तादाद में केसेस आ रहे हैं? सर आपके दो हिस्से हैं। एक तो बड़ा आपने अच्छा सवाल किया, पहले क्वारंटाइन, वो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च जो है जो दुनिया में हो रही है हम यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे। पहली बात तो यह है कि जिस बंदे को कोई सिम्टम जिस दिन से शुरू होता है ना, तो एक स्टडी हो गई है सिंगापुर में और CDC ने साबित कर दिया है कि 10वें दिन वो बंदा किसी को वायरस नहीं लगा सकता, यानी इन्फेक्शन नहीं लगा सकता। ही इज़ नॉट ए कैरियर। उसका इन्फेक्शस वो ज़ीरो पे आ जाता है रेट कि वो दूसरों को लगा सके। अब बाहर के मुल्कों में जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, इंग्लैंड वगैरह ख़ास तौर पे, जैसे अभी डॉक्टर साहब बंगश साहब भी बता रहे थे कि 14वें दिन उन्होंने कहा है कि लोगों को काम पे चले जाओ, वो PCR वगैरह नहीं करवा रहे, वो टेस्ट वगैरह नहीं करवा रहे। उन्होंने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने कहा 14 दिन काम पे जाओ, क्योंकि वायरस के चांस दूसरों को लगने के बिल्कुल नहीं होते। उसके बाद अगर उन्होंने कराना भी हो तो 25 या 26वें दिन जिस दिन से बीमार होता है तो एंटीबॉडी कराई जाती है। दूसरा देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन ना ये सऊदी अरब में भी फेल हो गया, ये दुनिया में फेल हो गया। अब तो मैं स्मार्ट लॉकडाउन के भी खिलाफ इसलिए आ गया हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है, जब आप इनको फिर खोलेंगे ना, जितना आप इसको बंद करेंगे ना आप, उतना ये उससे ज़्यादा तादाद में जो है ना ये फैलने की कोशिश करेगा। ये इसकी बुनियादी फ़लसफ़ा है। देखिए, हम शुरू से एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, वह कुव्वत मुदाफ़ियत, कि जिस बंदे की बेहतर होगी वहाँ कम। अब होता क्या, जब आप स्मार्ट लॉकडाउन करके लोगों को बिठा देते हैं, एक तो वैसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद आप हर बंदे को खाना पीना भी नहीं दे सकते, खुराक उतना की मिल ही नहीं सकती। देखिए, अच्छा जो बड़ा आदमी है या पैसे वाला है वो तो खा लेगा, वो बेचारा जो रोज़ खाना रोटी खाने वाला है उसको तो रोटी भी नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी उसकी और पहले ही ख़राब हो जाएगी। जैसे ही आप लॉकडाउन खोलेंगे ये काम फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप ये समझें ना कि लॉकडाउन करने से कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये आपकी, और सऊदी अरब में ये फेल हो चुका है। डॉक्टर वजाहत बंगई साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप भी समझते हैं कि फिर हुकूमत का जो रवैया है कि ठीक है हर चीज़ ओपन रखो, एक हर्ड इम्यूनिटी वाली बात जो है, जिसको होना है हो जाए, उसी में लोग ठीक भी हो जाएंगे, जिसकी किस्मत में फिर लिखा है कि वो उसका शिकार होगा तो वो है, या बचाव का कोई और जो रास्ता है कि लॉकडाउन करो, एक चीज़ पे काबू पाओ फिर खोल दो?
देखिए जी, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि अब 3 महीने गुजर चुके हैं और इस 3 महीने में हम लोगों को शऊर आ जाना चाहिए कि ये सब चीजें जो रिस्ट्रिक्शन हैं हम खुद अपने ऊपर लागू करें तो बेहतर है, निस्बतन कि ये कि हम पे लागू की जाएं। मैं ये पसंद करता हूँ इस चीज को कि जाहिर है आप किसी को जुकाम लगा हुआ है तो एक नेचुरल सी बात है, आप उसके करीब नहीं जाते क्योंकि आपको पता है कि आप जब उसके करीब जाएंगे तो आपको जुकाम लगेगा। इसलिए अब इस सूरत हाल में जबकि ये बीमारी फैली हुई है और ये भी एक वायरल बीमारी है, तो इसमें खुद ही हमें शऊर होना चाहिए कि हमें ज़रा फासला रखें। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की लॉकडाउन करने की। अब ये एक दफा हुआ ऐसे कि दुकानों के टाइमिंग रखती है तो हुआ ये कि रश बन गया और उसमें चांसेस बीमारी के और ज्यादा बढ़ गए। यानी आपने वो डिस्टेंसेस का जो फार्मूला था वो तो खत्म ही कर दिया आपने इस वक्त। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन वगैरह को खत्म कर देना चाहिए और लोगों को खुद शऊर होना चाहिए। मेरा ख्याल है शऊर तो आ भी गया, अब लोग काफी जो है उनको पता चल गया इस चीज का कि मास्क पहनना ही है, मास्क बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा रश में न जाएं, ये जरूरी है। हम खुद एज हैसियत एक कौम के हमें डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजाद बंगई साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमाल नासिर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।